हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य तक मैंने डाल दिया है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के 2 भाग भी मैंने डाल दिए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं भारतीय संविधान से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने यहाँ पे कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का लिंक, उन प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो है उनका लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे संविधान के भाग के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है कि जब संविधान बना है ना, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो वहां पे 22 भाग है ना, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में भाग तो 22 ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। देखिए 22 भाग क्रम संख्या के हिसाब से 22 है, लेकिन अगर हम क ख ग ऐसा अगर भाग को काउंट करें तो कुल 25 भाग के लगभग हमारे संविधान में हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क ख ग के अंतर्गत है और कुछ भाग जो है वो निरस्त भी हुए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से भाग निरस्त हुए, कौन से भाग नए जोड़े गए हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, इनके बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। तो इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर कि कौन कौन से भाग हैं, क्या कितने भाग हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया है। ये भाग की संख्या है 1 2 3 4, ये भाग है। ठीक है, उस भाग में कौन से विषय हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस भाग में उन विषयों से संबंधित कितने अनुच्छेद उस भाग से संबंधित हैं, इनके बारे में यहाँ पे क्रम से लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1 है ना। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित जो विवरण है, ठीक है, जिसमें भारत संघ और उसमें निहित जितने राज्य हैं और उसके क्षेत्र हैं उनके नामों का विवरण और उनके क्षेत्रफल का विवरण दिया गया है, वो है संविधान के भाग 1 में, और अनुच्छेद है 1 से 4 तक। ठीक है, भारतीय संविधान में 1 से 4 तक का जो अनुच्छेद है वो भारतीय संघ, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 के बारे में अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के भाग 2, तो ये नागरिकता से संबंधित है, और यहाँ पे संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती, कौन भारत का नागरिक होगा, किसे भारत की नागरिकता मिलेगी और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, इसके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिनका पूरा विवरण संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगला भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जिसकी सहायता से कोई भी सरकार जो है अपने लिए कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब सरकार को कानून बनाने के लिए निर्देशित करने वाले जो तत्व होते हैं उनको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, और इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक किया गया है।
इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है, भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क, इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब इसको कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो है देखिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, और 11 में से 10 मौलिक कर्तव्य जो है ना वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और एक मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और उन 11 मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, कि भाग 4 क किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 51 क के अंतर्गत आते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है भाग 7। भाग 7 में संघ सरकार के बारे में है। संघ सरकार माने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो ये है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, ठीक है। संघ में जितनी चीजें हमको दिखाई देती है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सभी चीजें इस भाग में आ जाती हैं। भाग 5 में तो संघ के सरकार से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 में दिए गए हैं, और ये अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है, ठीक है। इसके बाद राज्य सरकारों के बारे में है। तो राज्य सरकार में अब क्या होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होती है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक, ठीक है जी। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। देखिए ये संघ सरकार में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, और राज्य सरकार में राज्यों के हाई कोर्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई अलग से नहीं है, इसी के अंतर्गत है, ठीक। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 6 भाग 6 क्या बोलता है, राज्य सरकारों से संबंधित, जो राज्य सरकारों का गठन कैसे किया जाएगा उससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। यहाँ पे ये एक तो इंपॉर्टेंट है भाग 7, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय राज्यों को खंड क के राज्य, खंड ख राज्य, खंड ग राज्य ऐसे विभाजित किया गया था, ठीक है, खंडों में विभाजित किया गया था, ठीक है। उससे संबंधित वीडियोस तो अभी नहीं बनाया हूं, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा करके उसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको चाहिए उससे संबंधित वीडियो तो मैं उससे संबंधित वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक है। तो खंड ख, खंड ग ऐसे करके उसको मतलब राज्यों को बांटा गया था, ठीक है। तो जब 1956 में क्या हुआ, क्या बोलना चाहिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जब निर्माण हुआ, तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन के आयोग के निर्माण के समय ही भाई भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था, ठीक है। पुट्टी श्रीराम मुंडू ने हड़ताल किया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उसके बाद गुजराती, मराठी लोग भी आंदोलन करना चालू किए, पंजाबी और हरियाणा के लोग भी आंदोलन करना चालू किए, ठीक है। तो ऐसे करके तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। जब राज्य पुनर्गठन का आयोग का निर्माण किया गया तो 7वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के तहत ये जो भाग है संविधान का जिसमें खंड ख के राज्यों के बारे में वर्णन किया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 238 जो है वो निरस्त है, लेकिन हटाया नहीं गया, संविधान में लिखा हुआ है, बस इसमें ब्रैकेट करके निरस्त लिख दिया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघ का जो राज्य क्षेत्र है उनके बारे में इसके यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो डायरेक्ट संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद है भाग 9 पंचायतों के बारे में। देखिए भाग में शुरू से था, लेकिन पंचायत के पुनर्गठन के लिए जो मेन हमारा प्रावधान लाया गया कि अब पंचायतों का पुनर्गठन करना ही है,
वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, जिसमें से 73वें संविधान संशोधन 1992 है सर, ठीक है 92 है। तो वहां पे पंचायतों के मतलब गठन के लिए, पंचायतों के गठन की शक्ति को मतलब पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया था। तो ये जो भाग 9 का है, इसके 3 भाग है ना, भाग 9 का और भाग 9 ख, ठीक है, 3 पार्ट है इसके। तो यहाँ पे भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया है और संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 ड़ तक, है ना, या फिर 243 ओ 243 ओ तक मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 9 का जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसमें है 243 त से 243 य छ तक, या फिर इसको हम कह सकते हैं 243 पी से 243 जेड एच तक है, ठीक है, 243 पी से 243 जेड एच तक नगर पालिकाओं के बारे में। इसके बाद भाग 9 ख, यहाँ पे सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है और यहाँ पे इन सहकारी समितियों का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक, या फिर हम इसको कह सकते हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक जो है वो भाग 9 ख, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में वर्णन है, वो चीज यहाँ पे किया गया है। तो भाग 9 जो है वो 243 अनुच्छेद में ही संबंधित है, 243 में ही वो कंप्लीट हो जाता है। बस आपको याद रखना है कि पंचायत जो है वो 243 से 243 ओ और नगर पालिकाएं जो है वो 243 पी से 243 जेड एच तक, और सहकारी समितियां जो है वो 243 जेड आई होगा, ये एक्चुअली में आई होगा, इसको एच लिख दिया था मैं, जेड आई होगा, ठीक है, आई से जेड टी तक जो है वो है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है भाग 10, है ना, भाग 10 में है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे, अब देखिए 10 राज्य तो अनुसूचित राज्य हैं, सीधी सी बात है ना। आपको याद रखने के लिए सिंपल सा याद रखना है छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और उससे आसपास के राज्य जो है वो अनुसूचित राज्यों में आ जाएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश और एक आता है राजस्थान, ठीक है, तो हो जाएगा फिर, ठीक। तो ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 का तक है, एक ही अनुच्छेद में ये पूरे हो जाते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 11 संघ और राज्य का संबंध, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध होंगे उनका वर्णन किया गया है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संघ व राज्य के बीच में संबंधों का वर्णन किस भाग के अंतर्गत आता है, तो किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 11 के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 12 जो है वो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 301, ठीक है। तो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद करके जो है जितनी संपत्ति वगैरह के बारे में जो भी संविदाएं वगैरह निकलती हैं उससे संबंधित जो भाग है वो है भाग 12, है ना, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है, ठीक है। 300 ए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मौलिक मतलब मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वो एक विवादित अधिकार था और उस अधिकार को बाद में संशोधित करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, मौलिक अधिकार से हटा के उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 ए के अंडर डाला गया। इसलिए 300 ए जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाग 12 में आपको 300 ए को याद रखना है। संपत्ति का अधिकार अभी क्या है, तो अभी संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार भी क्या है, संवैधानिक अधिकार ही है, लेकिन वहां पे मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये डिफरेंस हो जाएगा। अनुच्छेद 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिया गया अनुच्छेद 13 में।
अनुच्छेद 14 दिया गया है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब जो लोक सेवा होती है ना, यूपीएससी और स्टेट पीएससी से जो संबंधित प्रावधान है वो भाग 14 में दिए गए। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि संघ व राज्य से मतलब राज्यों के अधीन जो सेवाओं का वर्णन है वो किस भाग में है, तो 14 भाग में है और अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 14 का अधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकरण 323 का से 323 ख तक है, इग्नोर कर सकते हैं आप, ध्यान में रखिएगा लेकिन, ठीक है। अनुच्छेद 15 निर्वाचन के बारे में है, ठीक है, कि चुनाव कैसा होगा, क्या होगा, निर्वाचन आयोग का गठन होगा, इसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में और अनुच्छेद है 324 से लेके 329 तक, ठीक है। इसके बाद है भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 17 राजभाषा, ठीक है, राजभाषा के बारे में हमारे संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उनसे संबंधित जो भाग है वो है भाग 17, जिसको राजभाषा के नाम से उत्कीर्णित किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। इसके बाद है भाग 19, ठीक है, भाग 19 में है प्रकीर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं लिखा नहीं हूं उसको यहाँ पे। भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वो संशोधन मूल ढांचा में परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, किसमें आया था, किस वाद में आया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 22 में अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। इसके अलावा 2 भाग और हैं, जिसमें भाग 21 है अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध, जिसमें जैसे जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग पढ़े थे धारा 370 है, जिसको अभी परिवर्तित करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया, और मेघालय, असम, मिजोरम जो 7 सिस्टर्स जिन स्टेट्स को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट की, उनके लिए जो विशेष प्रावधान है वो भाग 21 के तहत दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे उसको लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही बता देता हूं। भाग 21 में क्या दिया गया है, कुछ राज्यों के लिए है ना अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान, जिसमें कुछ राज्यों को क्या किया जाता है, विशेष दर्जा दिया जाता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर एक था और उसको 370 को फिर हटा दिया गया, ठीक है। और इससे संबंधित अनुच्छेद 369 से 392 तक है, मतलब 370 इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है भाग 22, तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदिया, प्राधिकृत पाठ और निदर्शन दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक है। तो ये हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग, मैंने इसमें आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कौन से भाग महत्वपूर्ण है, किसको आपको याद रखना है। एक बार में याद नहीं होगा दोस्तों, आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, रिपीट कर करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फिर, है ना, अनुसूचियों के बारे में। तो देखते हैं एक एक करके। पहली अनुसूची के बारे में, पहली अनुसूची में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली अनुसूची में दिया गया है राज्यों का नाम और उनका क्षेत्र दिया गया है, और दूसरा चीज इसमें दिया गया है जो यूनियन टेरिटोरीज है, संघ राज्य क्षेत्र जो हैं, उनके नाम व सीमाओं का वर्णन जो है वो पहली अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तो भारत संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के नामों और सीमाओं का वर्णन जो है वो किसमें किया गया है, पहली अनुसूची में किया गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और जो भी उनको परिलब्धियां मिलती हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। इसमें आपको याद रखना है कि 9 संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में इसमें दिया गया है। 9 पदाधिकारी कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और क्या बोलना चाहिए, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना,
उसके बारे में, उनके वेतन और भत्तों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरी बात है, देखिए कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे पहली अनुसूची में तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी पहला अगर आ गया ना, पहला अनुच्छेद आ गया, पहला भाग आ गया, पहली अनुसूची आ गई, तो वहां पे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन वहां पे किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद भारत संघ और राज्य क्षेत्र होगा तो उसमें कुछ पदाधिकारी होंगे। अब जब हम कहीं पे भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका वेतन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में दिया गया है। अब आपको वेतन जब पसंद आ जाता है तो आप उस पोस्ट को ग्रहण करते हो, पोस्ट को जब ग्रहण करते हैं तो हमको ऑथ दिया जाता है, शपथ ली जाती है। तो तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं, है ना, भारतीय संवैधानिक पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान मतलब क्या बोलना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, वो सब है ना, वो पदाधिकारी हो जाएंगे। और उस पद पे जाने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किसमें किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो हम बहुत आसानी से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र के बारे में है, दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन के बारे में है, क्योंकि पहले काम करने से पहले वेतन के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और तीसरी अनुसूची जो है वो उस पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, पहले शपथ होना चाहिए फिर वेतन के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चौथी अनुसूची में अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची में दिया गया है, अब राज्यसभा लोकसभा दो चीजें हैं, राज्यसभा अपर हाउस है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित राज्यों, यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जो संख्या है, जो प्रावधान निर्धारित किया गया है कि कैसे आवंटित करना है, वो चौथी अनुसूची में उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो बहुत आसान है। पांचवी अनुसूची, अब देखिए भारत एक मतलब क्या कहना चाहिए, आदिवासी बहुल देश भी है। ठीक है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मैंने आपको 10 राज्य बताए जहां पे जो अनुसूचित राज्य हैं, और असम, मेघालय, त्रिपुरा वो अलग है। ठीक है, तो उनको छोड़ के जो अनुसूचित जाति के लोग जहां पे रहते हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान करना ये सरकार का दायित्व है। तो उस अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में और वहां पे नियंत्रण कैसे करना है उनके बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। याद रखिएगा, ये सभी पूरे भारत के लिए लागू होता है। छठवीं अनुसूची जो है वो केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए लागू होता है। छठवीं अनुसूची, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो छठवीं अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है, ठीक है, क्योंकि भारत एक संघ है और संघ राज्यों का संघ है, तो राज्यों को भी शक्ति होनी चाहिए और केंद्र में भी शक्ति होनी चाहिए। केंद्र जो है वो ज्यादा सशक्त होना चाहिए, ठीक है, और राज्यों के पास थोड़ी कम शक्तियां होनी चाहिए। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो जो है सातवीं अनुसूची में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जितनी अनुसूचियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 12 अनुसूची है, 12 के 12 इंपॉर्टेंट है, आपको 12 के 12 याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के बारे में दिया गया है। यहाँ पे 3 अनुसूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में है और उन्हीं सूची के विषयों के आधार पर केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। तो देखते हैं, संघ सूची में मूलतः जब संविधान बना तो 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में जब संविधान बना तो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, तो इनको आप हो सके तो इनको भी याद रखिए। बाकी संघ सूची, राज्य सूची में कितने विषय हैं ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, कितने थे इतना याद नहीं रखेंगे तो कितने हैं ये तो याद रखिए। ठीक है, उसके बाद है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं बता देता हूं मैं आप लोग को। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु,
और उर्दू। ठीक है, इसमें याद रखना है आप लोगों को कि अंग्रेजी जो है वो संवैधानिक भाषा नहीं है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है अंग्रेजी, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो संविधान में 22 भाषाएं। देखिए जब संविधान बना उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है, और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है, और फिर 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। इस प्रकार से 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं यहाँ पे हमको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित है। मतलब सरकार को अगर कुछ काम पड़ता है, कोई क्या बोलना चाहिए, सामाजिक विस्तार के लिए किसी की व्यक्तिगत भूमि का सरकार को जरूरत पड़ता है तो सरकार वो भूमि को जो अधिग्रहित कर सकती है। इस 9वीं अनुसूची की एक विशेषता यह है कि इस 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को न्यायिक मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, 9वीं अनुसूची के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची में कानूनों के लिए एक फैसला आया था 2007 में सुप्रीम कोर्ट का। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1975 के बाद, ठीक है, 1975 के बाद कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 1975 के पहले के जो कानून थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 1975 के बाद कोई कानून, जैसे अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था कि नरेंद्र मोदी ने आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा यह आया कि क्या उस पर केस किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, क्योंकि 2007 में जो फैसला आया है उसके अनुसार 1975 के बाद डाले गए, मतलब 1976, 77, 78 वर्तमान में जो डाले जाएंगे उनमें, ठीक है, उनको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उनपे केस किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 9वीं अनुसूची में जब संविधान बना तो उस समय 13 कानून थे, लेकिन वर्तमान में 280 से ज्यादा कानून है। ठीक है, 282 कानून है। ठीक है, जब बना उस समय 13 था और वर्तमान में 282 कानून यहाँ पे है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम, मतलब दल बदल कर लेने पर, दल बदल मतलब मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट है, वो किसी एक पार्टी से चुनाव जीत जाता है। अब चुनाव जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक कैंडिडेट है, मान लीजिए कि कांग्रेस से चुनाव जीता और कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, ऐसा। ठीक है, तो जब बीजेपी ज्वाइन करेगा ना तो उसकी जो सदस्यता है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की जिसकी भी सदस्यता है वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहले क्या होता था कि कोई कैंडिडेट चुनाव जीता रहता था, फिर उसके बाद मान लीजिए समर्थन बनाने के लिए, अपना सरकार लेने के लिए कैंडिडेट को अपनी पार्टी में लाना है तो पैसा वैसा खिलाकर पार्टी में ट्रांसफर करा दिया जाता था और सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। इससे क्या है, सरकार अस्थिर हो जाती थी। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए, सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल निरोधक अधिनियम लाया गया और यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई कैंडिडेट किसी एक पार्टी से चुनाव जीत जाता है तो उसको अपनी सदस्यता बनाए रहने के लिए उसी पार्टी में रहना पड़ेगा, वो दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। दूसरे पार्टी में अगर जाता है तो उसकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये चीज यहाँ पे किया गया। ठीक है, इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है और इसको क्या कहना चाहिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ग्राम पंचायत के गठन, कार्य और शक्तियों के बारे में 11वीं अनुसूची में दिया गया है और ग्राम पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं जिनमें ग्राम पंचायत जो है वो कार्य कर सकती है। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो नगर पालिकाओं का गठन, कार्य और शक्तियों के बारे में है और नगर पालिकाओं से संबंधित इसमें 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे हमारी महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सभी अनुसूचियां इंपॉर्टेंट हैं, सभी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा राज्यसभा के सीटों से आवंटन से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा, ये नहीं पूछा जाता है। तीसरा तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, बाकी चीजें पूछी जाती हैं, तो बाकी चीजों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रिपीट कर लीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस यहीं तक। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।